हम सब ने बचपन से स्कूल की टेक्स्ट बुक में एक कहानी पढ़ी है, सत्यवादी अहिंसावादी महात्मा गांधी की। I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ, जिस फादर ऑफ नेशन को हमने भगवान बना दिया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी हाईली कंट्रोवर्शियल डार्क रियलिटी है, जिसके बारे में हमें कभी नहीं बताया गया। No, the value of discipline and truth. A statement of this description. क्या आपने कभी उनके अजीबोगरीब सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना है, जहां 77 साल के गांधी अपनी ही 18 साल की पोती के साथ नग्न सोते थे, सिर्फ अपनी सिलेबसी टेस्ट करने के लिए, जिसको उनके एसोसिएट्स ने डिस्टर्बिंग बताया और उनसे ये सब ना करने की याचना की। क्या गांधी सच में पार्टीशन के खिलाफ थे, या फिर उनका फेमस डायलॉग पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा ये सिर्फ एक पॉलिटिकल जुमला था? और साउथ अफ्रीका में उनका रेसिस्ट माइंडसेट, अफ्रीकन्स को काफिर कहना। If you love India, you would dislike Gandhi. What is it that he did that was so bad? When he was in South Africa, the kind of things he said against the blacks there. I mean, in today's world, you would be arrested for it. ये सब हिस्ट्री बुक से गायब कर दिया गया है। इस वीडियो में हम इतिहास की उन सच्चाइयों को एक्सपोज करेंगे जो दशकों से हमसे छिपाई गई। वीडियो का मकसद महात्मा गांधी को गाली देना या नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि मकसद है प्रोपेगेंडा से हटकर रियल हिस्ट्री को आपके सामने रखना। बंगाल का नौखाली इलाका दंगों की आग में जल रहा था। पार्टीशन की आग अब हिंदू मुस्लिम दंगों का रूप ले चुकी थी। इसी दौरान गांधी जी एक गांव से दूसरे गांव घूम रहे थे। इसी बीच 20 दिसंबर 1946 सुबह के 4 बजे गांधी जी के ट्रांसलेटर निर्मल कुमार बोस उनके कमरे का दरवाजा खोलते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। उनके सामने 77 साल के गांधी जी अपनी 19 साल की पोती मनु गांधी के साथ नग्न अवस्था में एक ही बेड पर सोए हुए थे। ये कोई हादसा नहीं था, ये गांधी जी का एक डेलिबरेट सेलिबेसी एक्सपेरिमेंट था। ये एक्सपेरिमेंट केवल मनु तक सीमित नहीं था, इसमें और भी कई सारी महिलाएं थी। सुशीला नायर, उनकी पर्सनल डॉक्टर, जो सिर्फ 24 साल की थी, उनके साथ नग्न अवस्था में नहाती। और न केवल सुशीला, प्रभावती और लीलावती भी वहाँ होती थी। और उसके बाद सुशीला उनकी मालिश करती थी जब वो नग्न अवस्था में होते थे। आबा गांधी, जो उनके पोते कानू गांधी की बीवी थी, कंचनसा, जो उनके मैनेजर की बीवी थी, गांधी जी ने उन्हें अपने साथ सोने के लिए मनाया, हालांकि वे इससे डर रही थी। सबसे बड़ा सवाल, क्या वो लड़कियां ये सब खुशी से कर रही थी? गांधी जी ने खुद एक लेटर में एडमिट किया, लड़कियां रिलक्टेंट थी, यानी वो नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरे कहने पर ये किया। कंचनसा ने कपड़े इसलिए उतारे क्योंकि वो गांधी जी को हर्ट नहीं करना चाहती थी, और मनु गांधी उन्हें माँ की तरह मानती थी और उन पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट थी। क्या ये एक स्पिरिचुअल टेस्ट था, या फिर एक पावरफुल लीडर के द्वारा उन लड़कियों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और मैनिपुलेशन? आई डोंट नो, आप डिसाइड करो। ये बात जब बाहर निकली तो उनके सबसे करीबी लोग इस पर भड़क गए। सरदार पटेल ने उन्हें खत लिखा, आपने हमें जंगल की आग में फेंक दिया है और मैं आपसे इतने बड़े ब्लंडर की उम्मीद नहीं कर सकता। जवाहरलाल नेहरू ने उनके इस ऑब्सेशन को एबनॉर्मल और अननेचुरल कहा। उनके बेटे देवदास गांधी ने इसका विरोध किया और उनके न्यूज़पेपर के 2 एडिटर्स ने अपनी जॉब छोड़ दी, ये कहते हुए कि वे इन एक्सपेरिमेंट्स को पेपर में नहीं छापेंगे। उनके इस ऑब्सेशन की शुरुआत भी काफी अजीब थी, और ये शुरुआत तब हुई जब गांधी जी 16 साल के थे, जब उनके पिता बीमार थे और उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी गांधी जी की थी। लेकिन अपने पिता को चाचा के पास छोड़ वो अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ संभोग करने चले गए। उसी दौरान उनके फादर की डेथ हो गई। इस गिल्ट ने उन्हें सेक्सुअल डिजायर का दुश्मन बना दिया और वे अपने नेचुरल सेक्सुअल ऑब्सेशन को अपनी कमजोरी समझने लगे, और तभी से उन्होंने पूरी कोशिश की कि वे अपने सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल कर सकें, जिसके लिए उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर ब्रह्मचर्य फॉलो करने की कोशिश भी की, पर वे उसमें नाकाम रहे। जिसके बाद उनके 4 बेटों हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास का जन्म हुआ। फिर 38 साल तक आते आते वे इतने कट्टर हो गए कि उन्होंने अपने अखबार इंडियन ओपिनियन में लिखा था कि समझदार हिंदुस्तानियों को शादी ही नहीं करनी चाहिए, और शादी कर भी ले तो संभोग नहीं करना चाहिए। और तभी से उन्होंने अपने इनोवेटिव ब्रह्मचर्य एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, जो उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखे। अब आप पूछेंगे, एक महात्मा ऐसा क्यों करेगा? गांधी जी का लॉजिक इतना बिजारे था कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। उन्हें लगता था देश में जो हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं वो उनकी स्पिरिचुअल कमजोरी की वजह से हैं। उनका मानना था कि अगर वो एक इमेज ऑफ गॉड, ईश्वर का किन्नर बन सके, यानी एक ऐसी स्टेज
जहां नग्न लड़कियों के साथ सोते हुए भी उनके मन में कोई सेक्सुअल डिजायर ना आए तो उनकी स्पिरिचुअल पावर इतनी बढ़ जाएगी कि वो जिन्ना और पार्टीशन दोनों को रोक लेंगे। सोर्सेस के मुताबिक उन्होंने इसे एक यज्ञ का नाम दिया। अब अगर आप इसमें लॉजिक ढूंढ रहे हैं तो मत ढूंढिए, नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं मिला और आगे चीजें और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली हैं, सो बी रेडी फॉर दैट। 2018 में साउथ अफ्रीका की घाना यूनिवर्सिटी से गांधी जी का स्टैचू हटाने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था और फाइनली उसे हटा दिया गया क्योंकि स्टूडेंट्स का मानना था कि गांधी जी रेसिस्ट थे। उनके शुरुआती खतों में उन्होंने अफ्रीकन्स को सैवेजेस और काफिर कहा था। उनका मानना था कि इंडियंस अफ्रीकन से ऊपर हैं और उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि इंडियंस को यूरोपियन के इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए क्योंकि हम इंडो आर्यन रेस से हैं जबकि अफ्रीकन्स लोअर हैं। वो दरबान में इंडियंस के लिए एक अलग लाइन चाहते थे ताकि इंडियंस को अफ्रीकन्स के साथ खड़ा न होना पड़े। 1896 में गांधी जी ने मुंबई में एक अजीब स्पीच दी जिसमें उन्होंने कहा था काफिर अफ्रीकन्स का काम सिर्फ शिकार करना है। वे भेड़ बकरी इकट्ठा करके अपने लिए एक बीवी खरीदते हैं, फिर वो अपनी पूरी लाइफ आलस और नंगेपन में बिताते हैं। हालांकि बाद में उनकी सोच बदली और वो सबकी बराबरी की बात करने लगे, लेकिन सवाल ये है क्या हमें अपनी टेक्स्ट बुक्स में केवल इवॉल्व गांधी के बारे में दिखाना चाहिए या फिर उनका ये अगली पास्ट भी दिखाना चाहिए। हमारी टेक्स्ट बुक्स में गांधी जी को एक फ्लॉलेस सेंट की तरह दिखाया गया है, लेकिन क्यों? क्योंकि एक नए देश को बनाने के लिए एक मजबूत सिंबल की जरूरत थी। हिस्ट्री को सैनिटाइज किया गया ताकि बच्चों को एक सिंप्लीफाइड हीरो मिल सके, लेकिन सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लीडर्स ये भी फ्रीडम फाइटर हीरोज थे, उनको कभी उतना सम्मान नहीं मिला। और गांधी जी के कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स आगे आपको और भी ज्यादा डिस्टर्ब करने वाले हैं। भीमराव अंबेडकर का मिशन क्लियर था, एनहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जातिवाद को जड़ से खत्म करना, लेकिन गांधी जी का स्टैंड थोड़ा बिजारे था। शुरुआत में वे कास्ट सिस्टम और वर्ना सिस्टम को सपोर्ट करते थे। उनका मानना था कि यह हिंदू सोसाइटी की मजबूती के लिए जरूरी है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जाति प्रथा से सोसाइटी का नेचुरल ऑर्डर बरकरार रहता है। कास्ट सिस्टम ने उन्हें इस दशा में लाया है, उसे समाप्त कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा करने से तो उलझने बढ़ेंगी। कास्ट सिस्टम में मेरा पूरा विश्वास है। भीमराव अंबेडकर ने गांधी पर डबल गेम खेलने का आरोप लगाया। उनका कहना था गांधी जी इंग्लिश राइटिंग्स में जातिवाद खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन गुजराती में उनके सुर बदल जाते हैं। अंबेडकर के मुताबिक गांधी जी दलित्स का भला नहीं, बस उनका पॉलिटिकल सपोर्ट चाहते थे। He had opened his real fang to me and I could see the inside of the man. You see, while others who generally went there as devotees saw nothing of him except the external appearance which he had put up as a Mahatma. एक सबसे अनकंफर्टेबल सच ये भी है गांधी जी का आर्टिकल द आइडियल भंगी। उनका कहना था कि जैसे एक माँ अपने बच्चे का मल साफ करती है, वैसे ही एक आइडियल भंगी वो होता है जिसे बदबू दूर करने की कला पता हो। अंबेडकर ने इस सोच को एक कड़ी चुनौती दी। उन्होंने कहा अगर ये इतना खास काम है तो एक खास जाति के लोग ही इस काम को क्यों करें? Not at all. In fact, he was all the time double dealing. He has been supporting the caste system, the Varnashram Dharma, and all the orthodox dogmas. 1932 में ये लड़ाई अपने पीक पर पहुंची जब अंबेडकर ने दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स, अलग चुनाव क्षेत्र की मांग की। गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे क्योंकि उन्हें लगा इससे हिंदू सोसाइटी हमेशा के लिए बढ़ जाएगी। उन्होंने येरावड़ा जेल में फास्ट अनटू डेथ आमरण अनशन शुरू कर दिया। अंबेडकर पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। उन्हें डर था अगर गांधी जी को कुछ भी हुआ तो देश भर में दलित्स पर हिंसा शुरू हो जाएगी। मजबूरन अंबेडकर ने पूना पैक्ट साइन किया और अपनी मांग वापस ली। अंबेडकर ने बाद में इसे एक बिट्रेयल महसूस किया और कहा कि उनका हक मिटा दिया गया। लेकिन इन सब से ऊपर गांधी जी को पार्टीशन के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, उसकी सच्चाई क्या है? गांधी जी ने कहा था पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान उनकी आंखों के सामने बना और वे उसे रोक नहीं पाए। सोर्सेस बताते हैं कि जब माउंटबेटन ने पार्टीशन का प्लान रखा तो शुरुआत में गांधी जी खिलाफ थे, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस, नेहरू और पटेल के फैसले पर एक तरह की साइलेंट अप्रूवल दे दी। उन्होंने पार्टीशन के खिलाफ कोई आमरण अनशन नहीं किया,
जबकि छोटी छोटी बातों पर वे आमरण अनशन पर बैठ जाते थे। अब क्रिटिसाइज करते करते लोग इस पॉइंट की भी बात करते हैं कि गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए अनशन किया, जबकि फैक्ट ये है कि वो अनशन दिल्ली में कम्युनल पीस के लिए था। लेकिन उसी वक्त पाकिस्तान को एसेट ट्रांसफर करने का मुद्दा चल रहा था, जिसने आग में घी डालने का काम किया और वहाँ पे विक्टिम बने गांधी जी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो कोई प्रोपेगेंडा है महात्मा गांधी जी के खिलाफ। वीडियो का पर्पस केवल वो सच्चाई आपके सामने रखना है जो दशकों से हमसे छिपाई गई। तो इस वीडियो में हमने गांधी जी के उन पहलुओं को देखा जो अक्सर अंधेरे में रखे जाते हैं। वो एक इंसान थे, उन्होंने कई सारे अच्छे काम किए, इंडिया को फ्रीडम दिलाई, लेकिन उनसे बहुत बड़ी गलतियां भी हुई। सच को छिपाना कोई राष्ट्रवाद नहीं होता और असली डेमोक्रेसी वही है जहां हम अपने हीरोज से सवाल पूछ पाएं। गांधी को भगवान बनाकर पूजने से अच्छा है कि हम उन्हें एक हिस्टोरिकल फिगर की तरह पढ़ें और उनके अच्छे बुरे कर्मों से सीखें। इसके अलावा इस वीडियो में हमने जिन भी चीज़ों की बात की उनके सोर्सेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारी इन्फॉर्मेशन को आप वहां से वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है इस तरीके के अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स पर और ज़्यादा वीडियोस बननी चाहिए तो कमेंट्स करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हिस्ट्री को हमें पढ़ना चाहिए, पूजना नहीं। मैं मिलूंगा आपको इस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप आस्किंग, कीप ग्रोइंग।